सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज के हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधार कला शैली के बारे में। इस कला शैली को हम ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंद यूनानी इत्यादि नामों से जानते हैं। इस शैली का जो मुख्य केंद्र रहा है वो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में स्थित गांधार रहा है। इसीलिए इस कला को गांधार कला शैली के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस कला पर रोमनो अथवा हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव पड़ा है। गांधार शैली का जो प्रधान विषय रहा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। इसके बावजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण इस शैली के अंतर्गत किया गया है। बुद्ध की अधिकांश मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के तहत ही किया गया है। इसमें बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म के विभिन्न घटनाओं के दृश्यों का अंकन भी किया गया है। चलिए जानते हैं इस शैली की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गांधार कला शैली में निर्मित मूर्तियों में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी मूर्तियों के निर्माण के लिए स्लेटी पाषाण, चूने और पक्की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर इस शैली में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है क्योंकि बुद्ध को जो पैर हैं उनमें जूते दिखाए गए हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग को दिखाने के लिए मूर्तियों में पारदर्शी वस्त्रों का अंकन किया गया है। मूर्तियों के बाल घुंघराले हैं और मूछें भी दिखाई गई हैं। गांधार कला में आध्यात्मिकता और भावुकता न होकर बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता है। अब हम बात करते हैं मथुरा कला शैली के बारे में। इस शैली का आरंभ ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत में हुआ था। बुद्ध की जो सर्वप्रथम मूर्ति बनी थी वो इसी शैली के तहत बनी थी। इसके अलावा वासुदेव, कृष्ण, बलराम तथा जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी इस शैली के तहत बनाई जाती थी। मथुरा में लोक कला के तहत यक्ष यक्षिणी की विशाल प्रतिमाएं भी बनाई जाती थी। अब हम बात करते हैं मथुरा कला शैली की विशेषता के बारे में। इस शैली की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है कि यहाँ के कलाकारों ने यहाँ की मूर्तियों के निर्माण के लिए निजी परंपराओं को अपनाया है। इसके अलावा इन मूर्तियों में लाल बलुए पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इनमें बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरे और दिव्य प्रकाश को दिखाने के लिए चक्र को माध्यम बनाया गया है। बुद्ध की मूर्ति में एक कंधा खुला है और दूसरा कंधा वस्त्र से ढका है। इस शैली में निर्मित बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां जो हैं उनके सर के बाल नहीं है, यानी सर मुड़ा हुआ है और मूछें भी नहीं है। इसके अलावा बुद्ध की प्रतिमाएं खड़ी और बैठी दोनों मुद्रा में है। इस शैली का जो सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो यहाँ से मिली कनिष्क की एक सिरविहीन प्रतिमा है। इस प्रतिमा में कनिष्क को घुटने तक कोट में दिखाया गया है। उसके दाएं हाथ में गदा और बाएं हाथ में तलवार है। इसमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा मथुरा कला शैली में आदर्श, प्रतीकात्मकता, आध्यात्मिकता और भावना की प्रधानता है। अब हम बात करते हैं अमरावती कला शैली के बारे में। अमरावती कला शैली का विकास भारत के दक्षिण में हुआ था। अमरावती शैली द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी। इस शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ स्त्री और पुरुषों की मूर्तियों की प्रधानता है। हाव भाव और शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से ये मूर्तियां समकालीन सभी मूर्तियों से श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इस शैली में स्त्री और पुरुषों की मूर्तियों के साथ साथ पशुओं और पुष्पों का भी अंकन किया गया है। मूर्तियों का आकार विशाल है और मूर्तियों में वैराग्य और भक्ति की प्रधानता है। अमरावती कला शैली में मूर्तियों के निर्माण में सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज की ये कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।